नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। बजट से पहले विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों द्वारा मध्य प्रदेश बजट 2024-25 को बेहतर और जनोपयोगी बनाने के लिए विचार व्यक्त किए गए हैं। साथ ही वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा बजट पर संवाद किया गया। राजधानी भोपाल के प्रशासन अकादमी में मध्य प्रदेश के बजट को लेकर कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश के बजट को लेकर लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। कैसा हो हमारे मध्य प्रदेश का बजट, इस दौरान वित्त मंत्री ने सभी विशेषज्ञों को संबोधित भी किया। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विभिन्न क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों द्वारा मध्य प्रदेश के बजट को बेहतर और जनोपयोगी बनाने के लिए विचार और वक्तव्य पर केंद्रित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। जब भी बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके पहले जनता के सुझाव आमंत्रित किए गए। प्रबुद्ध जनों से भी विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, गोष्ठियां हुई। उसी कड़ी में आज भी विषय विशेषज्ञों के साथ में बैठ कर के आज इसका संवाद का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे विषय विशेषज्ञ भी आए थे। विभागों के भी हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी, जिनका वित्त विभाग में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो आज उसी सिलसिले में चर्चा हुई। एक और जहां मानसून सत्र के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त व वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा व्यापारियों, उद्योगपतियों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस बजट की तैयारियों को लेकर तल्ख है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने बजट के बारे में तो कुछ बताया नहीं, केवल लगता है कि निर्मला सीतारमण जी को बधाई देने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। बेहतर होता अगर वित्त मंत्री जी ये बताते कि जो हितग्राही मूलक और जो सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, उन पर मध्य प्रदेश की सरकार कुठाराघात क्यों कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान की ये समस्या सभी लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो देश की बुजुर्ग आबादी है, उसके रहन सहन की, उसकी व्यवस्था की बहुत दिक्कतें समाज में आ रही। गौरतलब है कि वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवड़ा आने वाले 10 दिनों में अब संभागीय स्तर पर बैठकें करके लोगों से सुझाव लेंगे। इसके पहले वित्त विभाग ने लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी बजट को लेकर मांगे हैं। बाकी बजट कितना लोक लुभावन और पॉकेट फ्रेंडली होगा, ये तो राज्य का बजट पेश होने के बाद ही मालूम होगा। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। जन की अपेक्षा का बजट, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी जुड़े। मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीए अंशुल जैन जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है, जिससे हम जानेंगे कि बजट का जो प्रारूप है वो प्रायोगिक तौर पर कैसा हो सकता है। अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, इस बार वित्त मंत्री ने जैसा कि कहा कि हर बार सुझाव लिए जाते हैं आम जनता से, प्रबुद्ध जनों से। इस बार की अगर हम बात करें तो जो बजट सत्र होने जा रहा है, सरकार का जो बजट होगा, मोहन सरकार का पहला बजट होगा, किस तरह की अपेक्षाएं और नई उम्मीदें सरकार से की जा सकती है आम जनता के माध्यम से? देखिए, इस वर्ष का ये बजट जनमत से लिए हुए प्रस्तावों के आधार पर, विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए सलाह पर, और जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करते हुए, और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 20 वर्षों से चल रही सामाजिक उन्नयन को ले जाने वाली योजनाओं को बढ़ाने वाला, उनकी क्रियान्वयन को, नई जो हमारे संकल्प पत्र की नीतियां हैं, जो संकल्प लिए थे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, उनको पूरा करने वाला होगा। जो मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के आयाम के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकल्प वाला होगा। अब आप देखिए कि भारत में नवीन सरकार का गठन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनकर अब जुलाई में जिस प्रकार से केंद्र सरकार का पूर्ण बजट आएगा, तो
तो आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश का बजट भी उसमें प्रतिबिंब के तौर पर दिखेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बनाने का है। ये कहीं ना कहीं बजट उस दिशा में कारगर साबित होने वाला। चलिए प्रमोद जी, बीजेपी तो कह रही है कि हर दिशा में बजट कारगर साबित होगा, जन की अपेक्षाओं का बजट होगा, लेकिन सभी से सुझाव लेना, विषय विशेषज्ञों की राय लेना बजट का प्रारूप तैयार करने से पहले, क्या आप इसे सरकार की सराहनीय पहल मानते हैं, या मानते हैं कि सुझाव तो लिए जाते हैं लेकिन धरातल पर अमल नहीं हो पाता कई बार? चाणक्य ने जी स्पष्ट कहा था कि सर इस प्रकार से लिया जाए, इस प्रकार से एक अनपढ़ व्यक्ति, एक अनपढ़ किसान भेड़ को सहलाते हुए करारोपण कर देता है, अर्थात भेड़ से ऊन प्राप्त कर लेता है। सरकार धरातल पर अगर काम करे तो उसे ये विधि विशेषज्ञ जो कागजी है, नॉन प्रैक्टिकल है, जमीन और धरातल पर इनका उस प्रकार से रोज आमना सामना परिस्थितियों से नहीं होता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिस विभाग के मंत्री हैं जी, वाणिज्य कर विभाग, मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में सबसे अधिक स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश में ही क्यों है? क्या इस पर आज सुझाव आया? कितने विधि विशेषज्ञ बैठे थे? वो तो पूर्व में भी इसी विभाग के मंत्री रहे। उससे 110 प्रकार के रोजगार वाली फैक्ट्रियां चलती हैं, यानी 110 लोग, 110 प्रकार के उद्योग धंधे और करोड़ों लोग एक संपत्ति के बाजार से जुड़े हुए हैं। क्या स्टाम्प ड्यूटी और बढ़ाने का या कम करने का कोई राय आई? अभी मत आया। दूसरा, कृषि प्रधान हमारा देश है जी। मध्य प्रदेश में मौसम अब प्रतिकूल होने लगे हैं। पहले की अब जो मौसम की भविष्यवाणी होती थी, यथार्थवादी होती थी, आज किसान आसमान की तरफ भी देखता है और सरकार की तरफ भी देखता है। सरकार उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं देती। क्या इस बजट में यह सुझाव किसानों से प्राप्त हुआ? फसल से कितने कच्चे उत्पादन होते हैं, उन छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की? बजट में क्या इसका सुझाव आया? मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता संग्रहण, महुआ, ये ऐसे अदृश्य उद्योग धंधे हैं जो ग्रामीण परिवेश में रोजगार के अहम कारक हैं। आज फल और दुधारू पशुओं को मिलने वाला आहार महंगा है, तो क्या सरकार ने उस पर इन विधि विशेषज्ञों ने किसी ने राय दी? क्या किसान वर्ग से आए हुए लोग जुड़े? क्या मजदूर वर्ग से आए हुए लोग जुड़े? धरातल पर अभी कम से कम मेरा यह मानना है कि वो इस विभाग के मंत्री भी रहे हैं, अपने विभाग की खामियों को ही देखते हुए शुरुआत करते। चलिए, विभाग की खामियों को देखते हुए शुरुआत करनी चाहिए थी, ये बातें कांग्रेस कह रही है। इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा भार्गव जी से। अंशुल जी का भी रुख कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुल जी, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, इसमें मुख्य चुनौतियां आप क्या देख पाते हैं, और बजट में क्या मानते हैं सरकार किस तरह के उपाय करे तो एक सकारात्मक पहल होगी? जी, वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन ली और एक्सपर्ट से उन्होंने राय ली, और जाहिर सी बात है अगर इस पर अमल होता है तो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा होगा। जो चैलेंजेस मुझे लगते हैं कि जो हम सिर्फ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हमसे बात कही गई थी, तो हमारा जो ग्रोथ रेट है उसमें बड़ी दिक्कत है। मतलब हमारे यहाँ घोषणाएं और फैक्ट्स में थोड़ा सा फर्क ज्यादा आता है। अगर जैसे हम पिछले बजट की बात करें तो एक संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में खोलने की बात कही गई थी, तो उस पर क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ और थोड़ा सा जागरूक नागरिक भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अभी शायद इस तरह की कोई एक्टिविटी चालू हो गई है, है ना। और इसके साथ साथ इसको बहुत सारे दूसरे महानगरों में भी खोलने की बात कही गई थी। तो बहुत जरूरी है कि स्किल डेवलपमेंट पे हम काम करें, क्योंकि जब तक रोजगार की समस्या जो बहुत बड़ी समस्या है सॉल्व नहीं होगी, तब तक मनी रोटेशन नहीं होगा। फ्री बीज बांटना, जो पैसा बांटना होता है, इससे अगर हम पैसा जनरेशन की बात करेंगे और इससे हम ये देखेंगे कि इससे डेवलपमेंट होगा, तो सरकार ठन गोपाल हो जाती है लास्ट में, क्योंकि पैसा बचता ही नहीं है। ये पैसा जो होता है वो दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। इसके अलावा मुझे जो ऐसा लगता है कि हम जो बहुत पिछड़े हुए हैं वो IT सेक्टर में पिछड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा बहुत पीछे है,
जैसे हमारा सबसे मुख्य जो सेगमेंट है वो है किसानी, खेती किसानी मध्य प्रदेश का जी। पिछली सरकार में बात हुई थी जीआई टैगिंग को लेकर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग, जैसे शरबती गेहूं या बासमती चावल का तो पंजाब के पास है, और दूसरे बहुत सारे फसलों की बात हुई थी कि इस पर हम जीआई टैगिंग के लिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं। पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि मध्य प्रदेश को इस पर्टिकुलर चीज का जीआई टैगिंग मिल गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में पायनियर बन गया है। तो हमारे पास पैक हाउस, जीआई टैगिंग, और सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है डिमांड और सप्लाई का अंतर एग्रीकल्चर सेगमेंट में। मतलब किसान क्या उगाए और उसका प्रोडक्शन कितना हो। आज जब हम ऑलमोस्ट एक्यूरेट मौसम की जानकारी निकाल देते हैं तकरीबन, तो हमारे पास एक ऐसा ऐप डेवलपमेंट होना चाहिए जहाँ पे किसानों को हम गाइड कर सके कि भाई आपकी ये जमीन है, आपको यहाँ पे ये फसल उगानी है और इतनी उगानी है, और हम इतना इसको सप्लाई करेंगे, इस रेट पे सप्लाई करेंगे, ताकि एक आर्थिक बैलेंस हो सके। मतलब आखिरी में किसान जो है वो जब 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में टमाटर फेंकता है या फिर आलू वो वहीं की वहीं दफना देता है, तो ऐसी स्थिति का सामना उसके पास ना हो। तो इसके अलावा भी मेरे साथ बहुत सारे सुझाव है, पर मेरे ख्याल से आपको इधर उधर जाना होगा। नहीं, मुझे तो फिर स्टूडियो में रहना है, लेकिन ये जरूर है कि जो डिबेट का समय है वो काफी लिमिटेड है। लेकिन मिलन जी से मैं जवाब लेता हूं इस पर। मिलन जी, कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ नाम पर ही, कागजों पर ही ये जो विशेषज्ञ है जिनसे राय ली जाती है वो रहते हैं। दूसरी तरफ अंशुल जी ने एक बहुत गंभीर बात कही कि घोषणाओं और फैक्ट्स में फर्क क्यों देखने को मिलता है। पिछला भी जब बजट आया था, बड़े दावे बड़े वादे इसमें किए गए थे, लेकिन धरातल पर आज वो नहीं है। तो इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? देखिए स्पष्ट है, प्रमोद जी हमारे कार्यों से प्रमोदित हो, ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है, क्योंकि विपक्षी दल की वो अपनी धर्म को निभा रहे हैं, तो हर अच्छी चीज में भी विरोध करना है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे किए गए कार्यों का हमारा जनादेश जनमत प्रमाणित करता है। हम 20 वर्षों से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर आज विकासशील मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनाने की श्रेणी में यदि बढ़े हैं, तो मध्य प्रदेश का जनमत, मध्य प्रदेश का जनादेश हमें प्रमाणित करता है। हमने किए गए वादों को कितना निभा पाया, कितना धरातल पर पहुंचा पाया। देखिए बजट में बहुत सारी बिंदु होते हैं, कुछ होते हैं जो अंशकालीन बिंदु लेकर निर्णय लिए जाते हैं, कुछ होते हैं दीर्घकालिक होते हैं। जो दीर्घकालिक होते हैं वो आगे चलकर धरातल पर दिखेंगे, ऐसा नहीं है वो क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। वो क्रियान्वित होकर योजनाओं के साथ किस प्रकार से उसको नीचे अमली जामा पहनाया जाए, उस पर कार्य आरंभ हो चुका होता है। आने वाले समय में जो वादे किए गए थे वो भी पूरे होते हुए दिखेंगे, और जो हमने अभी चुनाव के पहले संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ संकल्प लिए हैं, मध्य प्रदेश विकास के आयाम पर ले जाकर मध्य प्रदेश को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाने की तरफ हम दृढ़ संकल्पित हैं और हर आयाम पर काम कर रहे हैं। अब चूंकि प्रमोद जी को नकारात्मक वातावरण बनाना है, चूंकि पूरे चुनाव में वो षड्यंत्र प्रपंच रच के उनका दल लाख कोशिश कर पाया, लेकिन 29 के 29 लोकसभा चुनाव की सीटें वो हार गया। आज आंकड़े देखें आप व्यवहारिक रूप से, तो 214 विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी हारी है इस लोकसभा चुनाव में। 163 सीटें हम जीतकर विधानसभा में पुनः वापसी करते हैं। तो इस जनादेश जनमत कहता है कि हम जीवन को, जनता की किए वादों को निभा पाए, गरीबों के जीवन को बदलने में कामयाब रह पाए, किसान सम्मान निधि को पूरा करने का लक्ष्य लेकर रखें। जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी। दीर्घकालीन जो बिंदु हैं बजट के, उन्हें पूरा होने में तो समय लगेगा, लेकिन जो अंशकालीन बिंदु थे क्या वो पूरे हो पाए समय सीमा पर, आप मानते हैं? 2003 से आपकी सरकार है, कितने वर्ष हो गए? 2003 में भी आप लोग लुभावन बजट लेकर आए, आज 21 वर्ष तो हो गए होंगे। किसने आपके पांवों पर वेड़ियां बांधी? आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार, गठबंधन की सरकार है, वहां के बजट को देखिए, रजिस्ट्रियों के मामले को देखिए, रोजगार के मामले को देखिए, पोषण आहार के मामले को देखिए। मैं नकारात्मक बात करने का आदी नहीं हूं। कोरोना के समय जब स्टाम्प ड्यूटी कम हुई, रजिस्ट्रियों की संख्या और आय संख्या क्यों बढ़ी? 26% आय बढ़ी, 19% रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ी। क्यों? 18% आपने गाइडलाइन कम की, उसका प्रभाव मिला। आयकर विभाग ने भी उसे मंजूरी दी मध्य प्रदेश के कदम को। क्यों? कालांतर में हमें सीख लेने की आवश्यकता है
विपक्ष को केवल नकारात्मक करके और विपक्ष के जो दल बदलू नेता हैं वो आपके साथ सरकार में भागीदारी कर लें तो अच्छे लगते हैं, तो सकारात्मक हो जाते हैं, तो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, तो आपके अपने हो जाते हैं। और सही बात अगर कह दे तो विपक्षी देशद्रोही हो जाता है। माननीय महोदय, कृपया अपनी मानसिकता को थोड़ा विस्तृत करें। जिस तरह से मैं तथ्यों पर कह रहा हूं, आप भी तथ्यों पर यह कहें कि हाँ, हम सलाह देंगे कि निचले तबके तक के लोगों की राय ली जाए और बजट को जनता से जुड़ा हुआ बजट बनाने की कोशिश की जाए। और अगर आपकी कोशिश होती तो इतना तो कर्जदार मध्य प्रदेश नहीं होता। अभी आपको आगे कर्जा लेना है और आपके मंत्री बंगले सवार रहे, आपके मंत्री कार खरीदने जा रहे, आपके अफसरों के दफ्तर संवर रहे हैं। क्यों? ये बजट है? ये क्या है मेरे मित्र? कृपया लोकतंत्र में जनता की आवाज बनिए, जनता के लिए कर बनाइए, जनता की आवश्यकता के। चूंकि वित्त मंत्री सभी से सुझाव ले रहे हैं, सरकार कह रही है कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। प्रमोद जी, विपक्ष भी एक तरह से जनता ही है, तो क्या आप तक ये जो सुझाव का पटल है वो पहुंचा है? आपसे भी क्या सरकार ने सुझाव मांगे हैं? प्रमोद जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, माफ कीजिएगा। हमसे वृक्षारोपण का सहयोग मांगा, हम देंगे। जी जी प्रमोद जी, आपकी बात है। जी चलिए, प्रमोद जी से संपर्क फिर से करने की कोशिश करते हैं। मिलन जी, कांग्रेस कह रही कि तथ्यों पर सरकार बात नहीं करती, केवल घुमा फिराकर चीजों को पेश कर दिया जाता है। प्रमोद जी को विरोध करना है, उनका धर्म है, उनको कहा गया है, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जनमत स्पष्ट करता है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है वो है जनता। ये जनता से चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए सरकार है, इसलिए जनता के बीच सुझाव लेकर ही बजट चलेगा। ये प्रमोद जी भले ही बार बार विरोध करते रहे, पर जनता हमारे कामों से संतुष्ट है। हम इसलिए जनता के बीच जाकर बजट की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा हो ये जनता ही तय करेगी। अब कांग्रेस पार्टी उसमें सहभागिता नहीं निभाना चाहती है, नहीं सुझाव देना चाहती है। क्यों सुझाव नहीं दे रहे प्रमोद जी, जवाब दीजिए। वो जनता के जनमत से हमेशा कोसों दूर रही है। विरोध और षड्यंत्र के प्रपंचों के सहारे राजनीति करना इनका क्रम बन चुका है। ठीक है, जवाब ले लेते, फिर मैं अंशुल जी का रुख करूंगा। प्रमोद जी, जवाब दीजिए, सुझाव मांगे जा रहे तो सुझाव क्यों नहीं दे रहा विपक्ष? अरे मेरे मित्र को ही नहीं बुलाया गया, अभी तो विधि विशेषज्ञों को बुलाया है, विषय विशेषज्ञों को बुलाया है। मैं तो स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन धरातल वाले नेताओं को बुलाया गया जी। हमें तो बाद में बुलाना भैया, लेकिन आप लोगों को बुलाया क्या? आपने अभिमत दिया क्या? आप बताएं ना। चलिए अंशुल जी का रुख कर लेते हैं। अंशुल जी, इस बार जो प्रदेश का बजट होगा इसे ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए किस तरह के वित्तीय सुधार आप देखते हैं कि होने चाहिए? और जैसे कि पहले भी आपने बात की कि घोषणाएं बहुत हो जाती है लेकिन फैक्ट्स पर वो नहीं होता, तो सरकार को इससे बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए जमीन पर? जैसे अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, मेरे ख्याल से आप अवेयर होंगे कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल मामले में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में बहुत पीछे है जी। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो घोषणाएं करके तो जाते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे, पर वो इन्वेस्ट हो नहीं पाता। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले चीज, इंडस्ट्रियल हाउस को वेलकम करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे उनको सिंगल विंडो से सारी परमिशन मिलनी चाहिए, जिससे उनका व्यापार काफी आसान हो जाए। और इसके लिए हमें प्रयास करना होगा कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का हम यहाँ पे निर्माण करें मध्य प्रदेश में, जिससे बड़े बड़े जो कमर्शियल हब्स है वो आए, और जितने कमर्शियल हब्स आएंगे उससे उतना रोजगार क्रिएट होगा और उतना ही हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन होगा जी। दूसरा मेरा इसमें सुझाव है रियल एस्टेट को लेकर। मैं विपक्ष की बात से यहाँ पर सहमत हूँ कि रियल एस्टेट में हमारे यहाँ स्टैम्प ड्यूटी का रेट बहुत ज्यादा है। तो स्टैम्प ड्यूटी के रेट में और सरकारी गाइडलाइंस में कुछ करेक्शन करे जाने की जरूरत मुझे फील होती है। और दूसरा मेरा इसमें सुझाव है कि हमें महाराष्ट्र की तरह जो स्टैम्प ड्यूटी पे करा जाता है जी, अगर इनपुट टैक्स रिबेट हमें स्टैम्प ड्यूटी या रीसेल में मिले तो यहाँ पर एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है, जो बाहर की जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर हमें खरीदते और बेचते समय जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उस स्टैम्प ड्यूटी का कुछ इनपुट रिबेट का सिस्टम जैसे जीएसटी में होता है वैसा हम यहाँ पर लागू कर पाए तो जी। तीसरा और आखिरी जो पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा वो रखना चाहूंगा, एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेके
बहुत टाइम से रिसर्च चल रही है। बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर रिसर्च करी हुई है और ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोजिशन को लेके अलग अलग काम करे हुए हैं। तो अगर हम ऐसा किसी एक पार्क डेवलप कर सके जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज पे हम वर्क कर सके तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है मिलन जी, ये सुझाव आपने सुने, लेकिन और भी जो सुझाव आपकी पार्टी ने लिए, सरकार ने लेने की कोशिश की है, क्या ये बातें उसमें आई है? कौन कौन से बिंदु अभी तक आपके पास आ चुके हैं सुझाव के तौर पर? निश्चित रूप से देखिए, सुझाव बहुत सारे आ रहे हैं। सुझावों का पिटारा जो है किस प्रकार से खुलेगा ये बजट के बाद ही सामने आएगा। देखिए अंशुल जी ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। निश्चित रूप से सरकार उनके सुझावों पर गौर करेगी और कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि उनको सुझावों को लेकर बजट लेना होगा। ऐसे युवा ही बजट में अपनी सलाह मशवरा देंगे। निश्चित रूप से बजट बहुत सार्थक होगा और मध्य प्रदेश की उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा। ठीक है प्रमोद जी, बतौर विपक्ष क्या सुझाव इस बार सरकार को देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त भार ना हो? उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस बार? जी नहीं होना चाहिए, नियम और नीति दोनों स्पष्ट होना चाहिए। उद्योग धंधे जिस तरीके से सरल तरीके से आकर्षित होंगे और इस वातावरण निर्मित होगा तो निश्चित है कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हाथों को काम मिलेगा। महिलाओं की तरफ कुटीर उद्योगों को केवल काम चलाऊ उद्योग के रूप में आप मान्यता नहीं दें, बल्कि उस क्षेत्र की जरूरत के आधार पर नीति बनाई जाए कि बिंद क्षेत्र में क्या जरूरत है तो मालवा में क्या जरूरत है। इस प्रकार से आप कुटीर उद्योगों को जितना ज्यादा गांव की सरकार गांव के अंदर होगी उतना ज्यादा मध्य प्रदेश विस्तृत होगा। मध्य प्रदेश की एक खासियत है कि मध्य प्रदेश का व्यक्ति उतना ही श्रम करना चाहता है जितना कि उसके उदर पोषण के लिए आवश्यक हो। तो उदर पोषण के लिए आवश्यक आपको वातावरण निर्मित करना होगा। उसे भीख नहीं, रोजगार दीजिए। उसे असहाय मत करिए, बल्कि उसे सक्षम बनाइए और सरकार की घोषणाएं उसके रोजगार के लिए हो, उसको संरक्षण देने के लिए हो, उसको स्वस्थ वातावरण देने के लिए हो। अपितु आप उसे पंगु न बनाए कि उसने लोन ले लिया, खा लिया, खत्म, सरकार फिर नए लोन देने की व्यवस्था करे। मैं सीधे सीधे एक बात सवाल मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं कि वो रोजगार कार्यालय से डाटा उठा करके देखें कि आजकल रोजगार कार्यालय में नौजवानों ने पंजीयन करवाना बंद क्यों करवा दिया है? क्योंकि रोजगार मिल ही नहीं रहा है। उद्योग धंधे, चाहे इंदौर में टाटा और इंफोसिस ने 70% स्थानीय नौजवानों को रोजगार देना था, क्यों नहीं दिया? सवाल मेरा नहीं है, सरकार का भी है। सरकार ने उसे नोटिस दिया था। तो इस प्रकार की नीतियां होना चाहिए कि आप अगर नीति का उल्लंघन कर रहे हैं तो सरकार दंड दे, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रोत्साहन दे। इन्वेस्टर मीट में क्या निकल करके आया? एकल खिड़की, स्वस्थ वातावरण, पानी, सुरक्षा और संसाधन, उस पर तो अमल करें। ठीक है, तो बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारे ऐसे धरातल पर होने वाले काम है जिन पर इस बार भी ध्यान देने की जरूरत होगी। फिलहाल देखना होगा कि जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा 1 जुलाई को तो क्या कुछ इस पिटारे से सौगात के तौर पर बाहर आएगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़कर इसे सार्थक बनाने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।